आज इसको हम सॉल्व करते हैं। फरवरी मार्च 2019-22 का सवाल है। तो ये ना समझेंगे फरवरी मार्च के पेपर में से आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसका कोई कंसर्न नहीं है। आपको किसी भी पेपर में से क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो फरवरी मार्च का वेरिएंट हो या कोई वो और वेरिएंट हो। सारे ही वेरिएंट आपके कोर्स का हिस्सा होते हैं। ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है कि आप टीचर्स ये करें कि वो आपको सिर्फ जो आपके वेरिएंट के सवाल हैं वो करवाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको सारे वेरिएंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तभी जाके आपका काम कंप्लीट होता है। तो प्रोडक्शन सेल्स यूनिट्स आपके दिए हुए थे, कंट्रीब्यूशन हमने निकाला था। कितना निकला था जी कंट्रीब्यूशन? सेलिंग प्राइस में से माइनस करें जरा, वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी है, कितना कंट्रीब्यूशन हमने निकाला था जी? सर 10,000। नहीं, पहले पर यूनिट निकाल लेना। 21 सर। 21 पर यूनिट था। दूसरे वाले का 28 है सर कल सॉल्व कर दिया था। मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ। 60 सेलिंग प्राइस है, -14 -15 -10, 21 आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर 80 -16 -21 -15 आप करेंगे तो 28 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स के साथ तो टोटल कितना आ जाएगा? 1,28,000। ये 1,68,000 सर। 1,68,000। अच्छा, और टोटल कितना इसका निकल आता है? सॉरी, फिक्स कॉस्ट कितनी कितनी थी उनकी? फिक्स कॉस्ट सर ए की 1,30,000 है और बी की 1,20,000 है। माइनस किया तो ए का प्रॉफिट निकल रहा था 80,000, बी का प्रॉफिट 48,000 निकल रहा था, और उन दोनों का टोटल जब करते हैं तो फिर 1,28,000 बनता है। ये टोटल प्रॉफिट आपका आ गया था। ये हमने कल यहाँ तक किया सवाल सॉल्व। ये टोटल कंट्रीब्यूशन में से मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी थी, तो आपका वो प्रॉफिट जो है ना वो आ गया था 1,28,000। नीचे बताया हुआ है, नीचे मांगा हुआ उसने टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट, टोटल प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट वो भी निकाल लिया, और बैची टोटल प्रॉफिट भी फाइंड कर लिया जो कि 1,20,000 1,28,000 आता है। अब देखते हैं आगे। The allocated fixed overhead cost is rental of machinery at a cost of 1 lakh a year. This cost is allocated 75% to product A and 25% to product B. आपके पास दो ऑप्शन है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शो द इफेक्ट ऑफ ऑप्शन 2, taking out a new rental agreement for new machinery. The new rental agreement which cost a fixed cost of 28,000 a year plus $4 for each unit produced. The fixed fee would be split across the products in the same proportion as under the current agreement. ठीक है जी। रिवाइज यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालनी है, रिवाइज एलोकेटेड टोटल फिक्स कॉस्ट, रिवाइज बजटेड प्रॉफिट। जगह भी उसने दी हुई है, सॉल्व करने का उसने उसको सारा वो भी बताया है कि आपने कैसे सॉल्व करना है। तो आपने क्या क्या फाइंड करना है, इधर लिख लेते हैं प्रोडक्ट ई, आगे हम बना लेते हैं इसका प्रोडक्ट बी का। रिवाइज्ड यूनिट कंट्रीब्यूशन बनेगा आपका टोटल एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। जो फॉर्मेट बना हुआ है ना वही मतलब बना रहा हूँ, और फिर ये टोटल बजटेड प्रॉफिट जो फाइंड करने का है। रिवाइज यूनिट कंट्रीब्यूशन देखें,
क्या होगा, उसने बताया कि $4 पर यूनिट हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, प्लस $4 फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस। $4 ईच यूनिट प्रोड्यूस का मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी इंक्रीज कर गई है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपकी $4 से क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आपका पहले जो आपने कंट्रीब्यूशन निकाला हुआ है इसको अगर आप देखें, क्या निकलता था, 60 माइनस 14, 15 और 10, 14, 15, 10, ठीक है। अब जो नया निकालेंगे आप वो कैसे निकालेंगे, आप रिवाइज कंट्रीब्यूशन इसका क्या बनेगा, 60 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 4, या डायरेक्ट जो आंसर आया उसमें से माइनस कर दें, इन सबको माइनस कर दें, क्या आता है जी, आपका आ जाएगा मेरा ख्याल है 17। इस तरह प्रोडक्ट बी का कर लेते हैं। प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, 28 आ रहा था मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक याद नहीं, चेक करिए। यस सर 28 था। माइनस कर दें 4 डायरेक्ट, तो इसका नया कंट्रीब्यूशन आ जाएगा विच इज 24 पर यूनिट। तो दोनों का रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि 4 पर डॉलर जो है मजीद कॉस्ट आपकी हो रही है ना, पर यूनिट आपके पर यूनिट प्रोड्यूस पे $4 मजीद खर्चा हो रहा है। उसका मतलब ये हुआ है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट $4 से दोनों प्रोडक्ट्स की बढ़ गई है। तो वो भी आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से माइनस कर देंगे तो आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन डिक्रीज कर जाएगा। आप दोबारा से सॉल्व करके कर लें, $4 बढ़ा के, या उसी कंट्रीब्यूशन में से 4 माइनस कर दें, 24, आपकी मर्जी है। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है, इसकी फिक्स कॉस्ट जो थी ना टोटल वो 1,30,000 थी, लेकिन उसने बताया कि 1,30,000 में शामिल है उस कॉस्ट का खर्चा, फिक्स कॉस्ट जो 75% किस में जानी थी, प्रोडक्ट ए में, और 25% किसको जानी थी, प्रोडक्ट बी में। कहता है ओवरहेड्स रेंटल ऑफ मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख a year. This cost is allocated 75% to product A and 25% to product B. ठीक है जी। तो अब कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 लाख तो है सारी बात है, लेकिन 1 लाख का 75% जो है ना प्रोडक्ट ए में शामिल है, और कहता है कि 28,000 को भी आपने उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको डिस्ट्रीब्यूट 28,000 को भी। तो 28,000 का 75% कितना आता है, 28,000 का 75 था सर, 28,000 का 75% तो 21,000 बन रहा है कुछ। 21,000 ही बनेगा, कुछ नहीं सर 75% 28,000 का जी। 21,000 बन रहा है। जी हाँ जी, और दूसरे यानी कि प्रोडक्ट ए में जाएगा इसका 21,000, और प्रोडक्ट बी में एक्सक्यूज मी सर, जो ऊपर जो कॉस्ट 1 लाख की है वो भी तो 75% से एलोकेट होगी ना प्रोडक्ट ए में। जी बिल्कुल बिल्कुल होगी, लेकिन पहली तो बात, सबसे पहली बात सर प्रोडक्ट बी की 7,000 बन रही है जी, 7,000 बन रही है, बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो बाद में एलोकेटेड कॉस्ट जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, तो इसको सॉल्व करें जरा। अब मुझे बताएं कि एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी कितनी आएगी, आप लोग मुझे बताएं किस तरह एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। सर
प्रोडक्ट ए के अंदर 75% 1 लाख का ऐड करेंगे 130,000 प्लस 75,000 प्लस 21,000 टोटल आएगा 226,000। जी अच्छा, मसला ये है कि आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया है एक तरह से। सर 1,30,000 में, सॉरी, प्लस कर दें आप 75,000 जो उसको चार्ज ऑन है, और जो नई फिक्स कॉस्ट इंक्रीज की है 21,000 से, वो ऐड कर दें तो इसकी आ जाएगी। और इसके अंदर आप 1,20,000 में प्लस कर दें 25,000 और प्लस कर दें 7,000 तो इसकी आ जाएगी, माइनस कर दें आपका प्रॉफिट आ जाएगा। मसला ये है, अगर आप गौर करें सवाल पे, उसने क्या लिखा है एडिशन इंफॉर्मेशन में, वो तो कह रहा है इंक्लूडेड इन द एलोकेटेड फिक्स ओवरहेड इज रेंटल ऑफ मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ 1 लाख a year. This cost is allocated 75% to product A and 25% to product B. वो तो कह रहा है इंक्लूडेड इन द एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है, तो ये कह रहा है। सर ये क्या कंफ्यूजिंग सा दे दिया है। जी ये कंफ्यूजन की बात ही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब इसको कैसे करेंगे, ये मसला है। इसका मतलब है जो हमने अपना जो तरीका लगाया है रिवाइज कंट्रीब्यूशन तो हमने सही निकाल लिया, लेकिन फिक्स कॉस्ट में हमें अभी तक इसकी बात समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके से हमें जो है वो पूछ रहा है आपसे सवाल। बताएं क्या समझ आती है आपको इसकी? सर वो ये शायद कह रहे को माइनस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। माइनस करें और सर माइनस करेंगे ये क्यों? तो ऑलरेडी शामिल है ना उसमें। सर क्या माइनस करना है? 75,000 25,000। अच्छा वो माइनस तो करना है। मतलब सर मतलब 130,000 जो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट है उसके अंदर 1 लाख नहीं 1 लाख का 75% इंक्लूडेड है। जी बिल्कुल। तो सर माइनस करने का तुक नहीं बनता सर। क्यों? सर 130,000 उसमें पहले इंक्लूडेड है तो माइनस क्यों करना है? इसलिए माइनस करनी है कि बेसिकली जो रेंटल, जो मशीन की रेंटल की कॉस्ट है वो आपने शामिल नहीं करनी उसके अंदर, क्योंकि वो 1 लाख जो है वो उनकी एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट नहीं है, वो ओवरऑल फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट है जो रेंटल ऑफ मशीनरी है। यहाँ पर जो वो बात कर रहे हैं वो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट की कर रहे हैं। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट वो होती है जो किसी एक डिपार्टमेंट को एलोकेट की जाती है, जो किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के हिस्से में आती है। ये रेंटल मशीनरी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं है, ओवरऑल फैक्ट्री की कॉस्ट है, ओवरऑल बिजनेस की कॉस्ट है। ये इनको इनमें नहीं जाएगी, इसलिए आपको उसमें से माइनस करनी है। ये माई प्लस नहीं होना, माइनस होना है, ये पॉइंट था। क्योंकि एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को स्पेसिफिकली रिलेट करती है। सो दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक एलोकेटेड कॉस्ट। ये गलती, ये शामिल है उसके अंदर, जो गलत शामिल कर दिया आपने, क्योंकि ये यस सर। मशीनरी का रेंट नहीं है, ये ओवरऑल रेंट है मशीनरी का, जो आप मशीनरी बिजनेस में इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हो। तो आपकी फिक्स कॉस्ट का आंसर आ जाएगा। बताएं कितना आता है जो आप माइनस करें। सर 76। 55,000। 76,000 इसका कितना आ जाएगा? 102,000। टोटल कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, 17 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट्स कितने थे जी इसके? 10,000। 10,000 सर।
इसके कितने थे 24 मल्टीप्लाइड बाय 6000 बता भी दे कितना आता है ये तो आ जाएगा ना 1,70,000 इसमें 76 माइनस कर देंगे आप तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसका सर 24,000 1,44,000 उस वाले का बन रहा है, बी का वो है टोटल कंट्रीब्यूशन बन रहा है 44,000। इसका बता दें आंसर क्या आ रहा है जी? 42,000 ये देखें जी हमने सॉल्व जो है इसको कर दिया 42,000 और टोटल प्रॉफिट भी वो कहता है वो भी हमें क्योंकि जगह दी हुई है निकालने की तो वो भी हम टोटल कितना आ जाएगा प्रॉफिट सर क्या कहा आपने? टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1,36,000। ठीक हो गया जी तो क्या होगा जी अब सर आज तो सलमान साहब ही बोल रहे हैं। बस देखिए बोलना बड़े टाइम से चाह रहा था, अब जो स्पीकर अब मोबाइल यूज कर रहा हूँ क्लास के लिए तो इसलिए बोल पा रहा हूँ। आ गए सलमान साहब बड़ा गलत। अच्छा जी थैंक यू सर। advise the director which option they should choose and justify your answer using both financial and non-financial factors. अब ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस आज के साथ मुझे करना पड़ेगा। देखिए नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती हैं रेंटल ऑफ मशीन आ सकता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है एम्प्लॉइज की मोटिवेशन डीमोटिवेशन होती है कस्टमर पर क्या इम्पैक्ट आता है वो है क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है प्रोडक्ट की वो है सप्लायर पे क्या इम्पैक्ट आता है वो है कंपेटिटर्स पर क्या इम्पैक्ट आता है वो है ये सब नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं। फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात करें तो वो आसान है आपको नजर आ रहा है कि हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे currently looking at the picture we should choose option 2 because the profit which we are getting is 1,28,000 the profit will increase by 8,000 more with the new agreement ऐसे ही है और क्या हो रहा है फिक्स कॉस्ट भी आपकी डिक्रीज कर गई है फिक्स कॉस्ट भी आपकी ओवरऑल जो है ओवरऑल फिक्स कॉस्ट आपकी डिक्रीज कर गई है ठीक है जी तो जारी बात है तो नया एग्रीमेंट है वो उसमें रिस्क कम है तो उसको हमें चाहिए सर कैन यू प्लीज रिपीट वो थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम। ये है मेरे भाई कि जो न्यू एग्रीमेंट है हम वो ऑप्ट करेंगे ना ऑप्शन 2 इज बेटर बिकॉज इन ऑप्शन 2 द प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 8,000 profit has increased by 8,000 and fixed cost has been decreased but if the machine rental will increase in the future maybe the new agreement will not be that much fruitful अगर वो बढ़ जाए फिर ये कि सही हो सकता है कि आप जो पुरानी मशीनरी रिमूव कर रहे हो उसमें आपकी रिमूवल कॉस्ट भी पड़े आपको वो हमने शामिल नहीं की इसके अंदर ठीक है ना फिर नई मशीनरी जो है उसको लिए ट्रेनिंग भी चाहिए एम्प्लॉइज को उसने एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग कॉस्ट आपको पड़े ये सब फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में क्या आ जाएगा क्वालिटी आपकी नई मशीनरी की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव्ड होगी या नहीं ये देखना है आपने नई मशीनरी रिलायबल है इकोनॉमिकल है कि नहीं इससे फर्क पड़ता है आपको और क्या जो आपके एम्प्लॉइज हैं दे आर ट्रेन्ड टू यूज द न्यू मशीनरी ठीक है ना फिर आपको पता है इसे एक कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट होता है अगर आप एक चीज बार बार करते रहें तो आपका टाइम जो है वो कम हो जाता है उसको करने में टाइम आपका कम हो जाता है if you repeat doing the same thing again and again the time taken to do that thing will reduce तो नई मशीनरी पे आप नए सिरे से काम शुरू करेंगे तो शायद लेबर कॉस्ट या लेबर टाइम ज्यादा लगे बस ये चीजें हैं जो आपने नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के हवाले से लिखी हैं ओके
Explain how unit contribution can be used by business manufacturing multiple projects when there is a shortage of production material. ये आपको नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें इस चीज को हम डिस्कस करेंगे. और state two other uses of marginal costing, ये आप लिख लें. मार्जिनल कॉस्टिंग के यूजेस आप लिख लें. वैसे मेरी बुक में लिखे हुए, बैक साइड पे भी लिखे हुए और लास्ट टाइम पे भी लिखे हुए, लेकिन आप लिखना तो इट इज यूज्ड फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन. Wait, what? Sir, repeat. It is used for accept and reject decision. और सर इसमें फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती. Make or buy decision. Accept or reject order, make or buy decision. फिर accepting an order below normal selling price. Accepting an order below normal selling price. Or discontinuation of a product. Discontinuation of a product, ये सब हम कर सकते हैं. सर इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी तो इंक्लूड नहीं होती. नहीं ये नहीं है. सर, आज रात फिजिकल क्लास होनी है, वो पास्ट पेपर सेशन की. नहीं यार, नहीं होनी, कल होगी. नहीं होगी यार. सर मैं आपको कह रहा हूँ रेस्ट करें, आप फिर नहीं रेस्ट करते. होगी मेरे भाई, होगी, क्या करें, मजबूरी है. सर सेहत कम्स फर्स्ट. पहले पेट पूजा, बाद में काम कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में 11 है, अक्टूबर नवंबर 2013-22 का. इसको हम देखते हैं. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पेपर्स में आपके जो है वो आता है. तो Crexton manufacture a single product, the Kirk. Following information relates to 1 unit of Kirk. Per unit DV selling price, variable cost, fixed production cost, variable selling expense, fixed selling cost. और Crexton produces and sells 800 Kirks a week. बेटा एक वीक में वो बेचता है. तो बताएं कि उसने कैलकुलेट करना है वीकली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. पता फाइंड करें. कैसे फाइंड करें? उसको 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 52 से करेंगे आप फिक्स सेलिंग कॉस्ट से. फिक्स कॉस्ट निकालनी है ना आपने. तो 3.5 और 1, 3.5 और 1, 4.5 आपकी बनेगी फिक्स कॉस्ट. मल्टीप्लाई बाय 800 कितना आता है जी? मल्टीप्लाइड बाय 4.5 क्या आता है जी? 3600. 3600 आपकी वीकली फिक्स कॉस्ट बन रही है. डिवाइड कर देंगे इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से. 35 माइनस 13.5 माइनस 1.5 यानी 15. ये 20 आ जाए. इसको डिवाइड कर देंगे आप, इज इक्वल टू 180 यूनिट्स आपका आ जाएगा ब्रेक इवन इन यूनिट्स. उसने कहा ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू निकालें, वो भी बड़ा आसान है. 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे? सेलिंग प्राइस के साथ, which is 35. तो आपका आंसर आ जाएगा 6300 डॉलर आ जाएगा आपका आंसर. इसको लिखने को मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ. सर 20 की समझ 13 को और 1.3 को मल्टी प्लस किया और उसके तो उससे हमारा 20 निकला है यूनिट्स या कंट्रीब्यूशन. इसको दोबारा बताओ. ये 35 और 13.5 को माइनस किया तो हमारा वो निकला है ये 20 या फिर कोई और भी चीज माइनस की है. ये 1.5 भी तो माइनस करना है ना. अच्छा सर, वो मेरे से मिस हो गया था. वेरिएबल कॉस्ट सारी माइनस होनी है. वेरिएबल कॉस्ट सारी माइनस होनी है. फिर कैलकुलेट द वीकली ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया. 6300. फिर हमने फाइंड करना है जी मार्जिन सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स.
एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स कितनी बनेगी आपकी 800 इंटू 35। सर रेवेन्यू में फाइंड करने के लिए कहा है। हाँ जी टोटल में कहा है ना, इसी टोटल निकाल रहा हूँ मैं। तो कितनी आती है ये ब्रेक इवन सेल तो 6300 की दी हुई है। सर 28,000। 28,000 ये कितना आ जाएगा 21,700 रेवेन्यू में आ जाएगा। अब वो परसेंटेज में पूछ रहे हैं। डिवाइडेड बाय 28,000 into 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा आंसर आपका। सर वो रेवेन्यू में पूछ रहा है। बेटा वो तो सारे ही परसेंटेज में ही पूछा, बात नहीं रेवेन्यू में निकाल तो दिया मैंने, रेवेन्यू में भी निकाल दिया है। सर ये तो यूनिट्स में है। नहीं बेटा रेवेन्यू पर साहब में आया जनाब। सॉरी। जी समझ आ गया जी। जी सर। यस सर। यस मैंने टोटल एक्चुअल रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स किया तो अमाउंट में आया। फिर उस यस सर मैं समझ गई। ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स 200 कर दिया तो परसेंटेज में आ गया आंसर। मुझे अब मिटाना है, मिटा दूं इसको क्लास में, उड़ा दें सर इसको। इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर अच्छी क्लास में नहीं है, कम है वेरी सैड। सर जो है वो तो पढ़ लें, हम दूसरों के वेट में बैठे रहे। सर रिकॉर्डिंग कब चल रही है भेज दीजिएगा। अच्छा एडिशन इन्फॉर्मेशन में देखते हैं हम क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं। वो कहते हैं जी Kirkson has 4 different machines that are used in the production of the Kirk. One of the machine has broken down, causing production to stop completely. The company will be without the machine for a period of 4 weeks and the owner has 2 alternatives. 4 वीक्स के लिए मशीन आपके पास नहीं है और कंपनी के पास 2 अल्टरनेटिव। 4 वीक्स में क्या करे? लीज अ मशीन एट a cost of 2,000 per week. Staff will need to be trained on the new machine. This will cost 3,000. Production will reduce from the current level of 800 units each week to 500 units each week. Production आपकी डिक्रीज कर जाएगी ये 800 यूनिट से 500 यूनिट्स और आपको 2,000 पर वीक कॉस्ट भी पड़ेगी मशीन को लीज करने की। 2,000 पर वीक का मतलब है कि 8,000 की कॉस्ट पड़ेगी आपको। सीखोगे जी बात। Calculate the profit for the 4 weeks if Kirk decide to lease a machine. कहते हैं अगर हम लीज करते हैं तो प्रॉफिट बताएं कितना हमारा आएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं इसको, इसको भी उड़ा दें। सर ये यूनिट्स कम हो रहे हैं सर, 800 units to 500 units each week. सर ये काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट है। जी वो मैं बता देता हूँ। कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यानी तो पेपर में नहीं आएगा ना। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, सबसे पहले सेल्स फाइंड करते हैं हम आप जो यूनिट्स बेच रहे हैं वो कितने हैं 500 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 4 वीक्स के लिए चाहिए हमें। तो सेलिंग प्राइस कितनी है बताएं? 35। बताएं सेल्स कितनी आती है जी? नहीं सर ये 500 सर यूनिट्स चेंज हो रहे हैं तो 500 क्यों हम ले रहे हैं? नई मशीन है ना, उसके मुताबिक चलना है। मशीन स्टाफ विल नीड टू ट्रेन, उसकी कॉस्ट भी आएगी और प्रोडक्शन लेवल करंट लेवल से 800 यूनिट से कम होकर 5 यूनिट इच वीक हो गया। वो क्या तो रहा है? कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द 4 वीक्स इफ Kirkson decide to lease a machine. ओके मशीन लीज करेंगे तो 800 यूनिट से 5 यूनिट बनेंगी ना सर, लेकिन वो ईच वीक बन रहा है, पूरे मंथ के लिए तो नहीं बन रहा। पूरे मंथ का इसलिए बनेगा तो उसमें क्या है कि आपके पास नई मशीनरी
पूरे वीक 4 वीक्स के लिए नहीं है, ये मसला है। महीने का इसलिए बनेगा कि मशीनरी पूरी 4 वीक्स के लिए नहीं है। तो सर मतलब 500 यूनिट्स ईच वीक का वो परमानेंट बन गया है कि 500 यूनिट्स ही होंगे। जी 500 to 4 करके फिर माइनस कर देता हूं। यस सर। सर सेल्स 70,000 की बन रही है। ठीक है, इसमें से लेस कर देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। जी 70,000 की सेल्स आ जाएंगी आपकी। वेरिएबल कॉस्ट में आपका क्या आ जाएगा जी, डायरेक्ट कॉस्ट वो कितनी है? यार बंद करो अपना यार भाई। सर सॉरी सर, वो वायर को बंदा बोल रहा था। नहीं बंदा नहीं बोल रहा था, ये बटन करो जैसी बात आती होती है, कोई बात नहीं, हमारे घर से भी आती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेरे प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है जी हमारी 5 यूनिट्स पे? 3.5 है ना? मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5 जी कितनी आती है जी? सर मेरे पास आज कैलकुलेटर नहीं है, वरना मैं बता देता जल्दी जल्दी। 7,000। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी। 7,000 नहीं आती भाई, और ये मैंने 13.5 था, मैंने 3.5 लिख दिया, सॉरी हो गया। 27,000 है सर। जी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी आपकी 500 into 4 into 1.5। सर आपने स्टेरिक की जगह 8 डाल दिया। सर 3000 आती है। यस सर। जी 3,000 आ गई, ये टोटल आपकी 30,000, ये माइनस कर देंगे, 40,000। आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसमें से आप क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, फिक्स कॉस्ट जो होती है ना वो चेंज नहीं होती है, पहले भी मैंने आपको फिक्स कॉस्ट टोटल वो 5,000 वो 8,800 पे ही रहेगी। कॉस्ट जो आप लिखोगे ना वो आप 800 के हिसाब से ही लोगे। कितनी है वो? 800 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय कितनी है पर यूनिट फिक्स सेलिंग कॉस्ट? 1। ये आपकी 3200 ही आनी है। जो आपकी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी चेंज नहीं होनी, वो भी आपको पर निकाल देंगे। फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज होती ही नहीं है, यानी कि वो आप 800 पर ही निकालेंगे, which is very difficult point। कितनी है? सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, आप 500 यूनिट्स बना रहे हैं, कॉस्ट आप फिक्स 800 की ले रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती। जितनी 800 यूनिट 11,200। हमने एक मशीनरी ली हुई थी बेटा, वो मशीनरी अब यूज नहीं हो रही, लेकिन कॉस्ट टोटल उतनी रहनी है आपकी। तो मशीनरी चाहे यूज ना हो रही हो फिर भी आपको वो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट में चेंज नहीं आता। हाँ फिक्स तो फिक्स ही रहेगी। 11,000। इसी तरह जो आपकी लीज कॉस्ट है आपको एक्स्ट्रा पड़ रही है वो आ जाएगी आपकी, जो कि आपकी 8,000 की है। 2,000 देखे ना पर लीज कर रहे हैं आप वीक, वो आनी है। और ट्रेनिंग कॉस्ट आपको पड़ रही है 3,000 की। वो 12,000 की पड़ेगी। क्या चीज? आप इसको कर दें आप 100 4 वीक्स की नहीं? नहीं, ट्रेनिंग तो एकदम ही होनी है ना यार, नहीं समझे? अच्छा ये मसला है ना, आप सही कह रहे हो 4 वीक्स की, लेकिन ट्रेनिंग तो एकदम ही होनी है, बार बार ट्रेनिंग नहीं होनी ना।
इसलिए 4 वीक्स की नहीं आएगी। अगेन डिफिकल्ट पॉइंट बट दैट्स द वे। निकालिए टोटल कितना आता है सर 25,400। प्रॉफिट कितना आ जाएगा जी आपका 14,600। ये हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया पहले ऑप्शन का। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बाय इन द कर्व्स फॉर ए कंपेटिटर, हम बाहर से खरीद लें कर्व कॉस्ट 26.25 के हिसाब से। द कंपेटिटर इज एबल टू सप्लाई 800 each units each week, will charge Kirkson 50 delivery for each 100 units। हर 100 यूनिट के बदले 50 वो डिलीवरी चार्जेस भी आपसे लेगा। ये कॉस्ट आपकी और बढ़ जाएगी। यानी आप परचेज कर रहे हैं 26.25 का एक कर्व बाहर से परचेज कर रहे हैं, सेल्स तो उतनी रहेगी आपकी और आप पूरे 800 यूनिट्स जो है वो बना लेंगे, तो बेचेंगे भी आप 800 यूनिट ही। 800 के हिसाब से ही आपने ये बनाना है। फिक्स कॉस्ट आपको पता है, फिक्स कॉस्ट जो चेंज नहीं होनी वो सबके सब वैसे ही लगेगी दोबारा, ठीक है जी। लेकिन इसमें क्या करना है आपने, जो फिक्स आपकी कॉस्ट है वो तो एज इट इज आनी है, लेकिन लीज कॉस्ट नहीं आएगी क्योंकि लीज तो आप कर ही नहीं रहे ना, लीज कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे आप। उसकी जगह डिलीवरी कॉस्ट आएगी। डिलीवरी कॉस्ट आएगी इसकी जगह 400 कितनी है जी